नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल सौर्य अकेडमी पे। तो फ्रेंड्स, आज हम लेके आए हैं इस टेस्ट सीरीज़ का अगला पार्ट। जिसने इससे पहले की टेस्ट सीरीज़ नहीं देखी है वो प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। टेलीग्राम चैनल से जुड़कर इसकी पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं। आज का फर्स्ट क्वेश्चन है, हमने छली बुढ़िया बसंती की होम रूल लीग नहीं खोली है, वरन लोकमान्य तिलक वाली लीग की स्थापना की है। तो ये कथन है, ये किसका है? देखिए फ्रेंड्स, सबसे पहले हम होम रूल लीग है इसके बारे में बात करेंगे। भारत के अंदर जब स्वतंत्रता संग्राम चल रहा था उस दौरान होम रूल लीग की स्थापना होती है। सबसे पहले होम रूल लीग की स्थापना बीजी तिलक इनके द्वारा की जाती है अप्रैल 1916 के अंदर। और जो एनी बेसेंट हैं इनके द्वारा भी होम रूल लीग की स्थापना की जाती है। कब की जाती है? तो सितंबर 1916 के अंदर। और इसी के बारे में जो बद्रीदत्त पांडे हैं वो कहते हैं कि हमने जो बीजी तिलक है वो वाली लीग खोली है। तो किसने कहा है? ऑप्शन ए, बद्रीदत्त पांडे। देखिए फ्रेंड, भारत के अंदर तो है 1916 और बद्रीदत्त पांडे भी कह रहे हैं जो बीजी तिलक है इनके आधार पर लीग खोली है। जबकि उत्तराखंड में इसका आंसर आता है उत्तराखंड 1914। आपको भी यही याद रखना है क्योंकि आंसर यही आता है। जबकि इनके कथन के अनुसार 1916 में होना चाहिए, बट आपको याद रखना है 1914 में बद्रीदत्त पांडे हैं, दूसरा हेमचंद है, तीसरा चिरंजीव लाल शाह है और विक्टर मोहन जोशी है। इन्होंने होम रूल लीग की स्थापना कब की है? 1914 के अंदर अल्मोड़ा में। ये भी ध्यान रखना है। और भारत में कब हुई है? 1916 के अंदर हुई है। नेक्स्ट है, सुमेलित नहीं है। तो कौन सा नहीं है ये देखेंगे। पहला है पिरुल नीति। देखिए फ्रेंड, पिरुल यानी कि जो चीड़ के पेड़ हैं उनकी जो पत्तियां हैं उनको पिरुल कहते हैं। उसके लिए एक नीति आई थी क्योंकि उससे पेट्रोल बनाया जाएगा, जो बायोडीजल है उसका निर्माण किया जाएगा। इसके लिए जो पॉलिसी आई थी 2018 में आई थी, ये बिल्कुल सही है। दूसरा है जैव प्रौद्योगिकी नीति, भी सही है, 2018 का है। इलेक्ट्रॉनिक वाहन निर्माण नीति, तो ये गलत हो जाएगा। इलेक्ट्रॉनिक वाहन निर्माण नीति 2018 की है, 17 गलत हो जाएगा। और ऑप्शन डी है राज्य फिल्म नीति, 2015 का सही है। और राज्य फिल्म परिषद पूछेगा तो परिषद है 2016 की, दोनों अलग अलग हैं, ये ध्यान रखना है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, इलेक्ट्रॉनिक वाहन निर्माण नीति कब की है? तो 2018 की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिटर्न टू अल्मोड़ा पुस्तक के लेखक कौन है? देखिए फ्रेंड, जो रिटर्न टू अल्मोड़ा पुस्तक है वो किसके द्वारा लिखी गई? उत्तराखंड के एक पर्यावरणविद होते हैं, नैनीताल में इनका जन्म होता है, राजेंद्र कुमार पाचौरी। ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा। देखिए फ्रेंड, अगर राजेंद्र कुमार पाचौरी के बारे में बात करें तो 1940 के अंदर नैनीताल में इनका जन्म होता है। और ये क्या है? पर्यावरणविद हैं, पर्यावरणविद हैं। कभी कभी क्वेश्चन आ जाएगा कि जो राजेंद्र कुमार पाचौरी हैं किस क्षेत्र से संबंधित है? तो पर्यावरण क्षेत्र से संबंधित है ना। और इनके बारे में और बात करें तो ये आईपीसीसी यानी कि अंतर्राष्ट्रीय जलवायु परिवर्तन संघ, इसके अध्यक्ष भी रहे हैं। 2002 में उसके अध्यक्ष बने हैं। किसके अध्यक्ष? अंतर्राष्ट्रीय जलवायु परिवर्तन संघ यानी कि आईपीसीसी। भारत सरकार द्वारा एक अवार्ड भी दिया जाता है 2001 के अंदर, पद्म भूषण। पद्म भूषण कब दिया गया? तो 2001 में दिया गया, ये भी ध्यान रखना है। अगर हम बात करें रोनाल्ड रॉस, देखिए फ्रेंड, इनका जन्म अल्मोड़ा के अंदर होता है। कब? 1857 में होता है ना। ये मलेरिया परजीवी की खोज करते हैं जिसके लिए इन्हें 1902 में नोबेल प्राइज़ दिया जाता है। किस चीज़ के लिए? मलेरिया परजीवी की खोज के लिए, ये भी ध्यान रखना है। मलेरिया परजीवी की खोज किसने की है? रोनाल्ड रॉस। जन्म कब हुआ? 1857 अल्मोड़ा के अंदर। और इनकी मृत्यु हुई थी 1932 में, ये भी ध्यान रखना है। अगर हम बात करें विवेकानंद की, तो विवेकानंद की एक बुक है लेक्चर्स फ्रॉम कोलंबो टू अल्मोड़ा। लेक्चर्स फ्रॉम कोलंबो टू अल्मोड़ा किसकी पुस्तक है? तो स्वामी विवेकानंद की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जकोली पर्व कहाँ मनाया जाता है? देखिए फ्रेंड, जो जकोली पर्व है पहले इसके बारे में बात करेंगे। तो जकोली पर्व समर्पित है जकोली को, जो जौनसर के देवता हैं महासू। उन्होंने एक दैत्य की का नाम था कर्मासुर। कर्मासुर और कर्मासुर की पत्नी थी जकोली। तो इन्हीं के लिए ये पर्व समर्पित है। और ये कहाँ मनाया जाता है? बावर क्षेत्र के अंतर्गत, जो जौनसर बावर क्षेत्र है उसके अंतर्गत एक गांव है कूणा गांव। तो कूणा गांव में कौन सा पर्व मनाया जाता है? जकोली पर्व मनाया जाता है। किसको समर्पित है? तो जकोली को समर्पित है। मासु देवता ने कर्मासुर का वध किया था, है ना, उन्हीं की पत्नी थी जकोली, इन्हीं को ये समर्पित है। कहाँ मनाया जाता है? तो बाबर क्षेत्र यानी कि जौनसर में मनाया जाता है। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मसकबीन मूलतः किस देश का सैनिक वाद्य यंत्र है? देखिए फ्रेंड्स, सबसे पहले मसकबीन के बारे में जानेंगे। पहला तो ये सैनिक वाद्य यंत्र है, ज़्यादातर जो सैनिक है उनके पास ये रहता है। मसकबीन इस टाइप का होता है एक, जिस पर बहुत सारी बांसुरियाँ लगी रहती है ना। मसकबीन पे कितनी बांसुरियाँ लगी रहती हैं? तो 5 बांसुरियाँ लगी रहती हैं, देखा होगा आप लोगों ने। तो ये मुख्यतः किस देश का है? तो स्कॉटलैंड से ये भारत आया है। तो ऑप्शन ए सही उत्तर हो जाएगा। मसकबीन कैसा वाद्य यंत्र है? तो सुशिर वाद्य यंत्र है। कितनी इस पर बांसुरियाँ होती है? तो 5 बांसुरियाँ लगी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाड़ाखेड़ी के युद्ध का वर्णन किस पुस्तक में किया गया है? देखिए फ्रेंड, सबसे पहले हम बाड़ाखेड़ी के युद्ध के बारे में थोड़ा चर्चा करेंगे। तो जो बाड़ाखेड़ी का युद्ध है वो कब लड़ा जाता है? 1745 के अंदर, कुमाऊं के अंदर लड़ा जाता है। तो कुमाऊं के शासक कौन है 1745 के अंदर? कल्याण चंद।
है ना। कल्याण चंद्र जो चतुर्थ हैं, जिनकी मदद कौन करते हैं, प्रदीप शाह करते हैं। ये मैंने पढ़ाया था, जो कनिष्क शाह की स्पेशल क्लास है उसमें पढ़ाया था मैंने। ये जो कल्याण चंद्र चतुर्थ हैं, इनके समय रोहिला आक्रमण होता है। कब होता है, 1743 से लेकर 45 के मध्य होता है ना। तो जो कल्याण चंद है उनके साथ युद्ध करते हैं कौन, एक रोहिला सरदार होते हैं अली मोहम्मद खां, अली मोहम्मद खां, मोहम्मद खां। तो ये कब का है, 1745 के अंदर आक्रमण करता है ना। तो इसकी जानकारी दी गई है कल्याण चंद्रोदयम, ऑप्शन ए सही उत्तर हो जाएगा। और जो ये कल्याण चंद्रोदयम है, इसकी रचना किसने की है, तो ये कवि शिव या फिर शिवानंद पांडे। शिवानंद पांडे किसके दरबारी कवि थे, तो कल्याण चंद के थे, है ना। तो या कवि शिव या शिवानंद पांडे, जो भी कहना है। अगर हम बात करें स्मृति गौतम ग्रंथ, ये एक मराठी कवि हुए हैं, उनके द्वारा लिखी गई है। मराठी कवि कौन थे, तो अन्नत देव, जो रुद्रचंद के दरबार में आते हैं और रुद्रचंद को एक विद्वान तथा विद्वानों का आश्रयदाता बताते हैं। कौन बताते हैं, कवि अन्नत देव। कहाँ से आते हैं, तो मराठा से आते हैं, मराठा साम्राज्य से आते हैं। इनका ग्रंथ है स्मृति गौतम ग्रंथ। अगर हम वैली ऑफ दून के बारे में बात करें, तो ये लिखी है AR गिल। ये बताते हैं कि जो खुड़बड़ा का युद्ध हुआ है वो 14 मई 1804 को प्रद्युमन शाह और गोरखों के बीच हुआ है, 1804 को। तो प्रश्न आएगा, खुड़बड़ा का युद्ध है उसकी जानकारी कहाँ से प्राप्त होती है, तो AR गिल की वैली ऑफ दून पुस्तक से। ये भी ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से सुमेलित नहीं है, तो कौन सा सुमेलित नहीं है ये देखना है। एक जगह उपनाम है और आधुनिक स्थल है। उद्योगों की काशी, तो काशीपुर बिल्कुल सही है। उत्तर का गया, तो कोटिप्रयाग, ये भी सही है। उत्तर का वाराणसी, बागेश्वर, तो ये भी सही है। अगला है उत्तर का काशी, तो उत्तर काशी ये गलत हो जाएगा। उत्तर का काशी है विभांडेश्वर। विभांडेश्वर कहाँ है, अल्मोड़ा के अंदर है, ये भी याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्रिडकुल यानी कि ब्रिज रोपवे टनल एंड अदर इंफ्रास्ट्रक्चर उत्तराखंड लिमिटेड की स्थापना कब हुई। देखिए फ्रेंड, जो ब्रिडकुल है इसका कार्य क्या है, उत्तराखंड में जो 60 मीटर से ऊंचे पुल है उनका निर्माण करवाना किसका कार्य है, ब्रिडकुल का कार्य है। एक मात्र संगठन है जो उत्तराखंड में 60 मीटर से ऊंचे पुलों का निर्माण करता है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है, इसके नाम में है ना, ब्रिज रोपवे टनल। 60 मीटर से ऊंचे जो ब्रिज या रोपवे हैं उनका निर्माण कौन करता है, ब्रिडकुल करता है। जैसे सिडकुल करता है, उद्योगों का निर्माण करता है, वैसे ही ब्रिडकुल का कार्य क्या है, तो ब्रिज रोपवे का निर्माण करना। तो इसकी स्थापना देहरादून के अंदर होती है 25 मार्च 2008 को, ऑप्शन ए सही उत्तर हो जाएगा। और सिडकुल, इसके बारे में मैंने पहले भी पढ़ाया था। सिडकुल की स्थापना कब होती है, तो 2002 में होती है। कहाँ पर, देहरादून के अंदर है ना। इसका मुख्यालय देहरादून है, इसका भी मुख्यालय देहरादून है। ध्यान रखना है, दोनों अलग अलग है। नेक्स्ट है, किस गोरखा सूबा ने टानकर लगाया था। देखिए फ्रेंड, सबसे पहले हम टानकर के बारे में जानेंगे। टानकर था क्या, टानकर लगाया गया था, जो बुनकर थे उन पर एक टैक्स लगाया गया था, टानकर। तो ये किसने लगाया था, तो ऑप्शन सी सही उत्तर हो जाएगा, रुद्रवीर शाह। देखिए फ्रेंड, जो रुद्रवीर शाह है वो गोरखों के 8वें सूबा हुए हैं। 8वें नंबर के सूबा कौन थे, रुद्रवीर शाह। और जो रुद्रवीर शाह है ये मात्र गोरखा सूबा है जिनको नेपाल के अंदर फांसी दी गई, क्योंकि इन पर आरोप लगाया गया था कि जो कुमाऊं के अंदर या फिर उत्तराखंड के अंदर इन्होंने शासन अच्छा नहीं चलाया है। इन पर आरोप लगाए गए थे कुशासन के। अगर हम बात करें बमसा, तो बमसा ने भी एक टैक्स लगाया है, वो कौन सा था, कुसही कर किस पर लगाया था, ब्राह्मणों पर लगाया था। कब लगाया था, तो 1797 ईस्वी को लगाया था। ये भी ध्यान रखना है, किस पर था, ब्राह्मणों पर था। अगर हम बात करें अजब सिंह खवास, तो अजब सिंह खवास का एक कथन है, ब्राह्मणों के पैर पूजे जाते हैं, सर नहीं। ये किसने कहा है, अजब सिंह खवास ने कहा है। इसने ऐसा क्यों कहा, क्योंकि अगर पूजे जाते हैं तो सर से क्या करो, बोझा उठाओ। तो बोझा उठाने के लिए सर चाहिए होता है, ना कि पैर, है ना। तो प्रश्न आएगा, किस गोरखा सूबा ने कहा ब्राह्मणों के पैर पूजे जाते हैं, सर नहीं। तो कौन है, अजब सिंह खवास। अगर हम जोगामल के बारे में बात करें, तो कुमाऊं के अंदर पहला गोरखा सूबा है। कब बना था ये, 1790 में जीत होती है, तो 1791 में बनता है ना। तो 1791-92 में ये क्या करता है, कुमाऊं के अंदर पहला भूमि बंदोबस्त करवाता है। तो प्रश्न आएगा, कुमाऊं में किस गोरखा सूबा ने पहली बार भूमि बंदोबस्त कराया था, तो किसने कराया था, जोगामल ने कराया था। और जो उत्तराखंड के अंदर गोरखा सूबा हुए हैं उनको भी आपने याद रखना है। पहला कौन था, जोगामल था। दूसरा काजी नरसाई, जिसके बारे में कहा जाता है मंगल की रात और नरसाई का पाला, किसके लिए ये कहावत है, तो काजी नरसाई के लिए है। ये दूसरा है ना, इस टाइप से याद रखने हैं। जैसे तीसरा अजब सिंह थापा है, चौथा अमर सिंह थापा है ना। अजब सिंह खवास ये तीसरे नंबर का है, और 7वें नंबर पर भी यही आता है, 2 बार रहने वाला तो अजब सिंह खवास है। इस टाइप से ही आपको क्रम में याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से ही सुमेलित नहीं है, तो कौन सी सुमेलित नहीं है। चुंगरचाल परियोजना पूर्वी धौलीगंगा पिथौरागढ़ के अंदर है, बिल्कुल सही है। झेलम तमक परियोजना तो पश्चिमी धौलीगंगा, ये भी सही है, चमोली के अंदर है झेलम तमक परियोजना। अगला है ढालीपुर परियोजना, तो टोंस नदी पर, ये गलत हो जाएगा। ढालीपुर परियोजना यमुना नदी पर देहरादून के अंदर है, यमुना, है ना। कुल्हाल परियोजना तो ये भी यमुना नदी पर देहरादून में है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, ढालीपुर परियोजना टोंस नदी पर गलत हो जाएगा, यमुना पर स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, धारसिल अभिलेख का संबंध किस शासक से है।
देखिए फ्रेंड, गढ़वाल से प्राप्त सबसे पुराना जो शिलालेख है वो किसका प्राप्त हुआ है? 29वें परमार शासक अनंतपाल सेकंड का प्राप्त हुआ है। ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा। देखिए फ्रेंड, अगर इस धारचूला शिलालेख के बारे में बात करें तो इसकी खोज कब हुई थी? 1994 यानी कि 1994 में हुई थी। और ये कहाँ से प्राप्त हुआ है? तो रुद्रप्रयाग के अंदर ऊखीमठ के धारी के निकट से ये प्राप्त हुआ था, इसीलिए धारचूला अभिलेख कहते हैं। तो ये कहाँ से प्राप्त हुआ है? रुद्रप्रयाग से प्राप्त हुआ है। और इसका जो सन है कब का है ये? तो 1335 ईस्वी का है। तो प्रश्न आएगा, गढ़वाल से प्राप्त सबसे पुराना अभिलेख कौन सा है? तो अनंतपाल का धारचूला अभिलेख। अनंतपाल कौन से नंबर के शासक हैं? तो 29वें नंबर के शासक हैं अनंतपाल सेकंड। देखिए फ्रेंड, अगर हम बात करें परमार वंश का वह शासक जिसका सबसे पहले ताम्रपत्र प्राप्त हुआ, वो तो था शिलालेख यानी कि पत्थर पर लिखा गया लेख, और ये है ताम्रपत्र। तो ताम्रपत्र किसका प्राप्त हुआ? तो वो जगतपाल है। तो जगतपाल का 1455 ईस्वी का देवप्रयाग रघुनाथ मंदिर से इनका ताम्रपत्र प्राप्त हुआ है। तो ताम्रपत्र किसका है? जगतपाल का है। अगर हम बात करें श्यामशाह, तो श्यामशाह का सिलसारी से एक ताम्रपत्र प्राप्त होता है। कहाँ से? सिलसारी गांव से। सिलसारी कहाँ है? तो चमोली के अंदर है। तो क्वेश्चन आएगा, सिलसारी ताम्रपत्र का संबंध किससे है? तो श्यामशाह से है। ये भी परमार शासक हुए हैं। नेक्स्ट है, 38वें राष्ट्रीय खेलों के लिए कितना बजट पास किया गया? देखिए फ्रेंड, जो राष्ट्रीय खेल है ये उत्तराखंड में होने हैं, जो 38वें नंबर के हैं, है ना, ये सभी को पता होगा, उत्तराखंड के अंदर होंगे। उत्तराखंड में कितने शहरों में आयोजित होंगे? तो 7 शहरों में आयोजित होंगे। 7 शहर कौन कौन से हैं? एक तो गढ़वाल के अंदर देहरादून है, हरिद्वार है और ऋषिकेश है। 3 तो गढ़वाल के हैं। और कुमाऊं मंडल के 4 शहर हैं। 4 कौन कौन से हैं? हल्द्वानी है, नैनीताल है, गोलरभुज है और काशीपुर है। तो ये 7 शहरों में आयोजित होंगे, ये भी आपको ध्यान रखना है। और ये कब से कब तक आयोजित होंगे? तो ये होंगे 28 जनवरी से लेकर 14 फरवरी 2025 तक, है ना। 2025 में आयोजित होंगे, 28 जनवरी से लेकर 14 फरवरी के मध्य। और इनके लिए जो बजट आया है कितना आया है? तो 250 करोड़ का आया है। ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा, 250 करोड़। देखिए फ्रेंड, इससे पहले जो 37वें राष्ट्रीय खेल थे वो गोवा में हुए हैं, गोवा में। और उससे पहले जो 36वें थे वो गुजरात के अंदर हुए हैं, ये भी ध्यान रखना है, गुजरात। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देवीधुरा से समाधियों की खोज किसने की? देखिए फ्रेंड, देवीधुरा चंपावत से समाधियों की खोज हुई, वहाँ से कप मार्क्स की खोज हुई, भी सही उत्तर हो जाएगा, हेनवुड। और कब की है? 1856 के अंदर, ये भी ध्यान रखना है। यशोधर मटवाल ने रामगंगा घाटी से कप मार्क्स की खोज की है। अगर रिवेट कॉर्नर के बारे में बात करें, इन्होंने 1877 के अंदर द्वाराहाट का जो चंद्रेश्वर मंदिर है, चंद्रेश्वर मंदिर द्वाराहाट, वहाँ से कप मार्क्स की खोज की है। और MP जोशी ने, सभी जानते हैं, लाखों गुफा की खोज 1968 में की है। और उत्तराखंड में पुरातत्व का जनक किसे कहते हैं? हेनवुड को कहते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। साथ ही साथ जो रिवेट कॉर्निक है उसको उत्तराखंड में महास्म संस्कृति का जनक, महास्म संस्कृति का जनक कौन है? रिवेट कॉर्निक है, क्योंकि इन्होंने चंद्रेश्वर मंदिर से जो खोज की है उन कपमार्क्स को इन्होंने महास्म संस्कृति से माना है। भारत में पुरातत्व का जनक कौन है? तो अलेक्जेंडर कनिंघम है, अलेक्जेंडर कनिंघम। तो ये 3-4 पॉइंट हैं, ये ध्यान रखने हैं। नेक्स्ट है, खास पट्टी वन आंदोलन का नेतृत्व निम्नलिखित में से किसने किया? देखिए फ्रेंड, अगर बात करें खास पट्टी वन आंदोलन, इसकी जो शुरुआत होती है 1906 और 7 में होती है, 1906-7 में होती है। ये कहाँ पर होता है? तो ये टिहरी के अंदर जो नया भूमि बंदोबस्त किया जाता है, कब? 1904 के अंदर। कौन करता है? पंडित केशवानंद करते हैं। तो 1904 में जब भूमि बंदोबस्त किया जाता है, ये एक तरह से जनता के पक्ष में नहीं है, इसीलिए यहाँ पर आंदोलन होता है। तो कब होता है? 1906-7 के अंदर। किसके विरोध में था? तो टिहरी के अंदर जो 1904 में नया भूमि बंदोबस्त कीर्तिशाह द्वारा करवाया गया था। और किसने किया था? पंडित केशवानंद द्वारा करवाया गया था, है ना। कीर्तिशाह के समय पंडित केशवानंद ने किया था। आंदोलन का जो नेतृत्व किया है वो बेलमती चौहान, भगवंत सिंह बिष्ट और भरोसाराम, तो तीनों ने किया है। तो ऑप्शन डी सही उत्तर हो जाएगा, सभी सही हैं। देखिए फ्रेंड, इस आंदोलन का जो लास्ट में परिणाम आया, कीर्तिशाह क्या करते हैं? लास्ट में कृषकों के लिए एक कृषि बैंक की स्थापना करते हैं टिहरी के अंदर, जिसका नाम है बैंक ऑफ गढ़वाल। बैंक ऑफ गढ़वाल की स्थापना किसने की? तो कीर्तिशाह ने की है। किस आंदोलन का ये परिणाम था? तो खास पट्टी वन आंदोलन का ये परिणाम था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कुछ जहाज का गठन कब किया गया? देखिए फ्रेंड, सबसे पहले हम ये कुछ जहाज है इसको जानेंगे, ये क्या है, कुछ जहाज का अर्थ होता क्या है। देखिए फ्रेंड, अगर हम इसकी बात करें तो इसका पूरा नाम है कुमाऊं जंगल जांच समिति, कुमाऊं जंगल जांच समिति इसका पूरा नाम है। तो इसकी स्थापना कब होती है? तो वर्ष 1959 में होती है। ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा, वर्ष 1959। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्य में सर्वाधिक वन पाए जाते हैं। देखिए फ्रेंड, वनों के बारे में हमेशा क्वेश्चन बनते हैं, सर्वाधिक वन, उष्णकटिबंधीय वन, शीतोष्ण वन, है ना, इस टाइप से क्वेश्चन बनते हैं। तो जो सर्वाधिक वन है कहाँ पाए जाते हैं? तो ये पाए जाते हैं 1800 से लेकर 2700 मीटर की ऊंचाई पर पाए जाते हैं। इन वनों को कहते हैं पर्वतीय शीतोष्ण वन, पर्वतीय शीतोष्ण वन। कभी कभी क्वेश्चन इस टाइप से बनता है, पर्वतीय शीतोष्ण वन कितनी ऊंचाई पर पाए जाते हैं? तो 1800 से लेकर 2700 मीटर के बीच। और सर्वाधिक वन कहाँ पाए जाते हैं? तो वो भी यही है। तो इनका जो प्रमुख वृक्ष है वो कौन सा है? बांज है। पर्वतीय शीतोष्ण का जो सबसे प्रमुख वृक्ष है बांज है, बुरांस है, इस टाइप से ना।
तो सर्वाधिक वन यही है। तो कितने परसेंट वन यहाँ पर पाए जाते हैं, तो ये पाए जाते हैं 28.8%। ये भी आपको ध्यान रखना है, 28.5% के आसपास, 28.8%। जब मैं परीक्षावाणी पढ़ा रहा था उसमें मैंने बताया था इनको, है ना। देखिए फ्रेंड, अगर हम बात करें 1500 मीटर से कम ऊंचाई, तो इस पर कौन से वन पाए जाते हैं, तो उष्ण कटिबंधीय, उष्ण कटिबंधीय, जहाँ गर्मी होगी, है ना, वो क्षेत्र कौन सा होगा, 1500 मीटर से नीचे, वहाँ गर्मी पड़ेगी, तो गर्मी का अर्थ क्या है, उष्ण है। तो यहाँ कितने वन पाए जाते हैं, तो यहाँ मात्र 7.5% वन पाए जाते हैं। यानी कि राज्य में सबसे कम वन कहाँ पाए जाते हैं, तो 1500 मीटर से कम ऊंचाई पर कौन से वन पाए जाते हैं, तो उष्ण कटिबंधीय वन पाए जाते हैं। अगर हम बात करें 900 से लेकर 1800 मीटर की ऊंचाई पर, तो यहाँ पाए जाते हैं कोणधारी वन, कोणधारी वन। तो कोणधारी वन कहाँ पाए जाते हैं, तो 900 से लेकर 1800 मीटर के मध्य। इसका प्रमुख वृक्ष की बात करें तो कोणधारी वन का प्रमुख वृक्ष है चीड़, ये भी ध्यान रखना है। और लास्ट है 3000 से 3600 मीटर, इसके बीच पाए जाते हैं एल्पाइन झाड़ियाँ, एल्पाइन झाड़ियाँ, जैसे विनो हो गया, जूनिपर हो गया, ये झाड़ियाँ क्या है, एल्पाइन है ना। ये 3000 से 3600 मीटर की ऊंचाई पर पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 3 अक्टूबर 1994 को मुजफ्फरनगर कांड की प्रतिक्रिया में कौन शहीद हुआ। देखिए फ्रेंड, हमने पढ़ा है मुजफ्फरनगर कांड कब होता है, तो 2 अक्टूबर 1994 को होता है ना। इसके लिए एक उपनाम दिया गया है, क्रूर शासक की क्रूर साजिश। तो प्रश्न ये आता है, क्रूर शासक की क्रूर साजिश किसके लिए कहा गया है, तो मुजफ्फरनगर कांड जो 2 अक्टूबर 1994 को होता है। इसमें कितने लोग मारे जाते हैं, तो टोटल 25 लोग मारे जाते हैं। देखिए फ्रेंड, ये तो होता है 2 अक्टूबर को। बाद में इसकी प्रतिक्रिया में जब लोग ज़्यादा भावुक हो जाते हैं, क्योंकि इनके साथ गलत व्यवहार होता है, तो लोग गुस्से में भी हैं, कोई भावुक हो गया है ना, इस टाइप से लोगों ने जगह जगह से आंदोलन छेड़े हैं। तो अगले दिन 3 अक्टूबर को इसकी प्रतिक्रिया में जगह जगह से आंदोलन होते हैं, लोग गुस्साए रहते हैं, है ना। तो फ्रेंड, इसके ऑप्शन है, इनको हम देखेंगे इसकी प्रतिक्रिया में कौन कौन शहीद हुए हैं। तो राजेश रावत, बलवंत सिंह जगवाण, दीपक वालिया और जयानंद बहुगुणा, ये तो हुए फ्रेंड इसकी प्रतिक्रिया में देहरादून के अंदर शहीद हुए हैं, जो विकास नगर है देहरादून, है ना, इसकी प्रतिक्रिया में ये शहीद हुए हैं। पृथ्वी सिंह बिष्ट और राकेश देवरानी, ये भी 3 अक्टूबर 1994 को शहीद होते हैं, कहाँ पर, कोटद्वार के अंदर होते हैं, ये ध्यान रखना है आपको। और प्रताप सिंह बिष्ट कहाँ पर शहीद होते हैं, तो ये नैनीताल में इसकी प्रतिक्रिया में शहीद होते हैं, नैनीताल, है ना। जगह जगह से लोग जब आंदोलन करते हैं तो अगले दिन ये लोग शहीद हो जाते हैं राज्य के लिए। अगर हम बात करें नागेंद्र सकलानी, देखिए फिर नागेंद्र सकलानी और बोलूराम, ये आपने पढ़ा होगा, ये कहाँ शहीद होते हैं, 1948 में कीर्तिनगर आंदोलन में शहीद होते हैं। तो इनका इस आंदोलन से कोई भी लेना देना नहीं है ना, ये तो इनसे पहले शहीद हो चुके हैं। और जो जीत बहादुर गुरुंग हैं, ये कहाँ शहीद होते हैं, तो पौड़ी की क्रांति में होते हैं। कब होते हैं, तो 8 अगस्त 1994 को ये शहीद होते हैं। ये 8 अगस्त की बात है, जबकि ये 3 अक्टूबर की बात है ना। तो इसमें ये अलग हो जाएगा, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 1, 2 और 3। तो ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस वर्ष उत्तराखंड उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या 7 से बढ़ाकर 9 कर दी गई। देखिए फ्रेंड, उत्तराखंड उच्च न्यायालय की स्थापना के बारे में अगर बात करें तो इसकी स्थापना होती है जिस दिन राज्य बनता है, 9 नवंबर सन 2000 को। कौन से नंबर का, तो 20वें नंबर का, है ना, देश के 20वें नंबर का। तो उस समय क्या होता है कि जो उच्च न्यायालय है उत्तराखंड के अंदर, नैनीताल के अंदर स्थापित होता है, तो उसमें जो न्यायाधीशों की संख्या है वो कितनी है, 7 है। तो जब किस वर्ष बढ़ाया जाता है, तो 2003 के अंदर, ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट है, पहला साइबर थाना कहाँ खोला गया। देखिए फ्रेंड, राज्य में पहला साइबर थाना खोला गया है ना। तो ये कहाँ खोला गया, तो ये देहरादून के अंदर खोला गया था सन 2015 को। ये आपको ध्यान रखना है, 2015 में देहरादून में खोला गया। अगर हम दूसरा साइबर थाने की बात करें तो ये रुद्रपुर में खोला गया, ये भी जनवरी 2021 में खोला गया है ना। ये 15 का है, ये 2021 का है दोनों जनवरी के। अगर हम बात करें पहला बाल मित्र थाना, तो बाल मित्र थाना भी देहरादून का है, बाल मित्र थाना, ये भी 2021 का है। और दूसरा बाल मित्र थाना तो वो कहाँ पर है, हल्द्वानी में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विभिन्न प्रकार के रंगों से देवी देवताओं का सुंदर चित्रण क्या कहलाता है। देखिए फ्रेंड, आप लोगों ने देखा होगा जो त्यौहार हैं, दीपावली, होली, है ना, जो शुभ अवसर हैं उन पर जो चित्र बनाए जाते हैं, खासकर जो चावल के आटे से रंगोली बनाई जाती है, इस टाइप से जो देवी देवताओं के चित्र बनाए जाते हैं, मंडप पर जो चित्र बनाए जाते हैं, और पूजा की थाली में, है ना, इस टाइप से जो चित्र है हमारी संस्कृति को दर्शाते हैं। तो यहाँ से हमेशा क्वेश्चन बनते हैं, तो ये वाले चैप्टर आपको पढ़ने हैं। कनिष्ठा है कि स्पेशल क्लास है, उसमें भी मैं इसको पढ़ाऊंगा। तो देखिए फ्रेंड, ये पूछ रहा है कि जो विभिन्न प्रकार के रंगों से देवी देवताओं का जो सुंदर चित्रण होता है वो क्या कहलाता है, तो ऑप्शन ए ज्योति मातृका चित्र, ये राइट आंसर हो जाएगा। अगर हम बात करें खोड़िया, तो ये चित्र कहाँ बनाए जाते हैं, तो ये मंडप पर बनाए जाते हैं, मंडप, है ना, मंडप पर बनाए जाने वाले चित्र खोड़िया हैं। नत या टोपो क्या कहलाते हैं, तो ये रसोई घर के जो चित्र होते हैं, रसोई घर की दीवारों पर जो चित्र बनाए जाते हैं उसको नत या टोपो कहते हैं। अगर शो की बात करें तो शो होता है बुरी आत्माओं से बचाने के लिए जो चित्र होते हैं, बुरी आत्मा से बचाने के लिए कौन से चित्र बनाए जाते हैं, शो चित्र बनाए जाते हैं। एक होता है शैली, शैली चित्र, शैली होता है पूजा की थाली में जो चित्र बनाए जाते हैं उनको शैली कहते हैं। तो इस टाइप से ये आपको याद रखना है। तो फ्रेंड, इसको यहीं पर समाप्त करते हैं।
जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है वो कर लीजिए और टेलीग्राम चैनल से जुड़कर इसकी PDF डाउनलोड कर सकते हैं। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग। लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब।